इस वक्त रुख करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी का। अनिल सर, दुनिया भर के बाजारों में यह हड़कंप क्यों मचा हुआ है? सिर्फ क्रेडिट स्विस कारण है या सर कुछ और कारण? देखिए दीपक, बाजारों का मूड तो पहले से ही खराब है, राइट। जब से ये एसवीबी वाला मामला आया तब से बाजार बड़े ढीले ढाले हो गए और लगातार गिर रहे हैं। हल्की फुल्की रिकवरी आती है तो इस दम पर आती है कि चलिए बैंकिंग सिस्टम संभल जाएगा, और जो यूएस फेड ने और जो अमेरिका की सरकार ने जो एक्शन लिया उससे थोड़ा सा ऐसा लगा कि मामला कल संभलता हुआ दिख रहा है। अब अचानक से आज फिर से एक जो खबर आई कि भाई जो क्रेडिट स्विस जो काफी समय से मुश्किलों में है, लंबे समय से लोग अंदाजा लगा रहे थे कि क्रेडिट स्विस का आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। 6-8 महीने पुरानी बात है, तब से इसके ऊपर सवालिया निशान लगे हैं। अचानक से आज एक इंटरव्यू में इनके सबसे बड़े शेयर होल्डर्स ने कहा कि भाई अब हम आगे और पैसा क्रेडिट स्विस को मदद के तौर पर किसी भी हिसाब से देंगे नहीं। बस ये बयान आते ही क्रेडिट स्विस के शेयर तेजी से घटने लगे, और अब लोगों को लगा कि इसका मतलब अगर क्रेडिट स्विस का सबसे बड़ा शेयर होल्डर उस पर भरोसा नहीं रखता तो बाकी लोग, बाकी बाजार के इन्वेस्टर्स क्यों रखें। और इस दम पर जो क्रेडिट स्विस से जो मामला शुरू हुआ वो पूरे मार्केट में फैलता हुआ दिखा है। अब दो चीजें हैं दीपक, एक तो कि क्या क्रेडिट स्विस का मामला ऐसा है कि जैसा जो किसी को पहले पता नहीं था, जैसे एसवीबी अचानक आया, किसी को आइडिया नहीं था कि एसवीबी जैसा बैंक उड़ सकता है या इसमें इस तरह की तकलीफें आ सकती है। लेकिन क्रेडिट स्विस का मामला ऐसा है कि पिछले 4-6 महीनों से लगातार इसकी चर्चाएं चल रही थी कि ये बैंक बड़ी मुश्किल में है या ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन मुश्किल में है। जनरली बाजार में जिन चीजों का पता होता है उस पर रिएक्शन बहुत जरूरत से ज्यादा नहीं होता है, लेकिन क्रेडिट स्विस पर रिएक्शन की वजह सबसे बड़ी है कि इसकी साइज, इतनी बड़ी साइज का अगर बैंक है वो उड़ता है तो उसका असर न सिर्फ क्रेडिट स्विस के बंद हो जाने से होता है, उसका असर बड़ा दूर तक फैलता है, उनके डिपॉजिट होल्डर्स पर फैलता है, उनके जो देनदार हैं, लेनदार हैं, कस्टमर्स हैं, तो उसका और बाकी दूसरे पूरे बैंकिंग सिस्टम पर फैलता है। तो उस लिहाज से जो रिएक्शन आ रहा है अमेरिकी बाजारों का वो इसी को देखकर आ रहा है, और चूंकि ज्यादा कारोबार यूरोप में है और यूरोप के बाजार भी काफी इसी वजह से तेजी से घटकर बंद हुए, तो सबसे बड़ी बात है कि बड़ी साइज के एक ऑर्गेनाइजेशन के मुश्किलों में पड़ने की खबरें। हालांकि अभी तक और कोई खबरें ऐसी नहीं आई कि जिसकी वजह से आप कहें कि ये डूब रहा है या बंद हो रहा है, लेकिन सबको डर है कि हालत खराब है, और ऐसे में अगर बड़े इन्वेस्टर्स हाथ खींचने की बात करते हैं तो फिर मामला किस तरह से बिगड़ता है वो आप देख रहे हैं इस वक्त दीपक। सर, तो सर अमेरिका के दो बैंक जैसा हम देख ही रहे हैं कि डूब गए। अब क्रेडिट स्विस पर दबाव जैसा आप बता रहे हैं कि पूरी तरह से अब एविडेंट है, तो क्या ये संकट यहीं पर रुकता हुआ दिखेगा सर, या आगे और संकट बढ़ेगा? भाई लग तो कल भी ऐसा ही रहा था कि एसवीबी का मामला अब निपट रहा है। अमेरिकी फेड ने कह दिया इसको जितने पैसे चाहिए लेके जाओ, आपको डिपॉजिट आपकी सेफ है, हम पूरा का पूरा तुरंत देंगे, टुकड़ों में भी नहीं देंगे। अमेरिकी सरकार ने भी कहा बाकी बैंकों को पैसा चाहिए, बहुत मिनिमम रेट पर हम आपको पैसा उपलब्ध करवा रहे हैं, कोई चिंता की बात नहीं। लगा कि सब कुछ ठीक, और ये अचानक से आज क्रेडिट स्विस वाला मामला एक छोटे से स्टेटमेंट से बढ़ गया। सो अब है ना दीपक, ऐसी सिचुएशन में ये कहना कि यहीं पर डूब जाएगा, यही खराब है, या यहाँ से और खराब या अच्छा हो सकता है, बड़ा मुश्किल काम है। नेक्स्ट कौन होगा, कैसे होगा, पता नहीं। हो सकता है कोई भी ना हो, और हो सकता है क्रेडिट स्विस भी बच जाए। ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि अभी तक क्रेडिट स्विस का कंफर्म ही हो गया कि ये तो डूबने वाला ही है। मुश्किल में है, ये आज से नहीं महीनों से पता है, और मुश्किलें बढ़ सकती है या कम हो सकती है ये वक्त बताएगा। लेकिन अब किसी का भी नंबर कभी भी आ सकता है। कुछ और बैंक है, आज देखिए अमेरिका में 25 बड़े बैंक है और 850 छोटे बैंक है। अब इन छोटे बैंकों में से अगर किसी का मूड फिर से खराब हो जाए कि नहीं ना, हमें तो इन बैंकों में पैसा नहीं रखना है, या जो भी है, अगर इन्होंने किसी ने इन बैंकों को उधार दिया है वो मांगना शुरू कर दे, तो कहाँ से कौन सी खबर खराब आ सकती है ये कहना मुश्किल है। देखिए अपने सिंपल फॉर्मूला ये रखना है कि 22 मार्च तक कड़ी नजर रखनी है। 22 मार्च को फेड की मीटिंग है। फेड की मीटिंग में काफी कुछ, एक बार फेड की मीटिंग के बाद अंदाजा लगेगा कि फेड का ओवरऑल असेसमेंट अमेरिकी इकोनॉमी को लेकर, अमेरिका के बैंकिंग सिस्टम को लेकर किस तरह से निकल कर आ रहा है। कितनी बड़ी तकलीफें हैं या छोटी तकलीफें हैं। एक्चुअली मैं बताऊं, आप और हमारी बात छोड़ दीजिए, खुद फेड को नहीं पता होगा कि अंदर कितनी दिक्कतें आ सकती है, कितनी दिक्कतें हैं। अचानक किसी एक बड़े इन्वेस्टर का मन बिगड़ जाए, किसी एक बड़े क्रेडिटर का मन हो जाए कि मैं पूरा पैसा वापस लूंगा, कोई अचानक से एक क्रेडिटर आकर पूरे बॉन्ड बेचने लगे, या जो लोन किसी ऑर्गेनाइजेशन को दिया बोले मुझे तो पूरा वापस दीजिए, तो ये क्रेडिट साइकिल कहाँ रुक सकता है, ठप हो सकता है, ये अंदाजा किसी को नहीं है। तो हो सकता है बुरी खबरें ना भी आए, और हो सकता है फैलती हुई भी दिखे। तो इस बारे में दोनों अलग अलग राय है, और पक्के तौर पर कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ, इस वक्त जो डर का माहौल है, और डर के माहौल में ज्यादातर चांसेस यही होते हैं कि और बुरी खबरें आ सकती है, और आपको उसके लिए तैयारी रखनी है।
ना आए ये उम्मीद करिए, लेकिन आने की तैयारी रखिए। तो इस वक्त बहुत सावधानी रखने की जरूरत है। खराब खबरों का दौर खत्म हो गया है क्रेडिट स्विस के साथ, ये कहना बहुत मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। एब्सोल्युटली सर। सर हमारे बैंकों के एडीआर पर भी दबाव दिख रहा है, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस, आईसीआईसीआई, इन पर दबाव साफ दिख रहा है सर एडीआर पर। तो हमारे बाजारों पर इस संकट का कैसा असर दिखेगा सर अब? देखिए, एक तो है ना, हमारे पास अपनी खुद की ताकत अभी इस वक्त है ही नहीं। हमारे इन्वेस्टर्स का न खरीदने का बहुत मन है, न ताकत है, अच्छा न सेंटीमेंट है। देखिए, खाली है ना ग्लोबल मार्केट की समस्या हो तो आप संभाल भी लें कि चलिए जितना अमेरिका घट रहा है हम भी घट लेते हैं उनके साथ, अब बढ़ रहा है तो हम थोड़ा बहुत बढ़ जाते हैं। तो घटने में तो हम पूरा साथ दे रहे हैं, पूरे मतलब जोर से, कि जितना अमेरिका खराब हो अपने भी खराब हो जाते हैं। लेकिन जब बढ़ने की बारी आती है तो हमारे मार्केट बिल्कुल ही पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, बस हरे निशान में दिखने चाहिए और बिकवाली शुरू हो जाती है। और ये बिकवाली आ रही है फॉरेन फंड्स की तरफ से, ये बड़ी चिंता की बात है। तो हमें दो समस्याओं से जूझना है, एक दुनिया भर के बाजारों की कमजोरी और दूसरा विदेशी निवेशकों की तेजी बिकवाली। तो आप देखिए ना, रोज डायरेक्शनल तौर पर 5-5 हजार करोड़ के आसपास की 6-6 हजार करोड़ की बिकवाली जब विदेशी फंड कर रहे हैं तो आप संभालेंगे कैसे? पिछले साल बड़ी बिकवाली हुई थी 2022 में, हमने संभाली क्योंकि उस वक्त सेंटीमेंट अच्छा था, मूड अच्छा था, ऐसा लगता था कि आज नहीं खरीदेंगे तो मार्केट कल ऊपर जाएंगे। इस साल मुश्किल से जनवरी से लेकर अब तक 45 हजार करोड़ की बिकवाली एफआई ने की है, लेकिन इस बार सेंटीमेंट बहुत बिगड़ा हुआ है, किसी को उम्मीद बहुत ज्यादा नहीं कि आप तुरंत ऊपर जा सकते हैं। ऐसी सिचुएशन में मुझे लगता है कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो थोड़ा इंतजार कर रहे हैं, उन्हें लगता है आज नहीं कल खरीदेंगे तो ज्यादा सस्ता मिलेगा। तो ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से भारतीय बाजार थोड़े कमजोर है। अब बैंक शेयरों की ज्यादा गिरने की वजह यही है कि अमेरिका में बैंकिंग संकट ज्यादा दिखता है, तो और हमारे यहाँ वैसे भी ज्यादा बढ़े हुए बैंक हैं, तो चलिए जहाँ प्रॉफिट है या जहाँ कम गिरे हुए स्टॉक है वहीं पर बिकवाली की जाए। इसलिए हमारे एडीआर भी उनका साथ देने के लिए गिर रहे हैं साथ साथ। सर एक आखिरी सवाल, जैसा आपने बताया कि मूड माहौल तो काफी दिनों से खराब है, लेकिन ये संकट तात्कालिक है सर, या लंबा खींचेगा, या पैचेज में आता जाता रहेगा सर? आज आप है ना बड़े मुश्किल मुश्किल सवाल पूछ रहे हैं। इनका तो मिलिए मुझे। आज इसका जवाब मेरे पास होता। दीपक देखिए, प्रॉब्लम क्या है कि ये बताना ही बड़ा मुश्किल काम है कि ये छोटा संकट है या बड़ा। कई लोग इसे 2008 के संकट के तौर पर मान कर चलते कि 2008 में भी ऐसा ही हुआ था। जब शुरुआत हुई थी तो लोगों को लगा कि नहीं यार छोटी सी बात है, हो जाएगा सब ठीक, बाद में कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, निपट लेंगे, बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसके बाद बड़ा हो गया। अब इस बार भी कई बार लोग मान रहे हैं कि 2008 में भी इसी तरह से शुरुआत हुई थी, किसी एक छोटी चीज से बड़ी हो गई। लेकिन एक चीज जो 2008 और इसमें बड़ा फर्क है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि 2008 वाला मामला इस बार नहीं होना चाहिए, वैसा बड़ा संकट नहीं होना चाहिए। उसकी बड़ी वजह एक है दीपक, और वो ये कि अमेरिका का सेंट्रल बैंक, दुनिया भर के सेंट्रल बैंक और सरकारें एक साथ है। किसी भी तरह की कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आती है, क्योंकि आपने देखा कोविड के वक्त कैसे दुनिया भर के सेंट्रल बैंक ने तेजी से ब्याज दरें घटाई, सिस्टम में लिक्विडिटी डाली, और जो इकोनॉमी सारी की सारी दुनिया की बैठ सकती थी वो एक बार उन्होंने बचा ली। अब वो बचाने के बाद अब महंगाई वाला मामला आ गया, बढ़ती हुई महंगाई, उसको काबू में लाना है तो सारे सेंट्रल बैंक सब ब्याज दरें बढ़ा रहे हैं। लेकिन इस वक्त अगर सब सेंट्रल बैंक और सरकारों को, जो खासतौर से बड़े डेवलप्ड कंट्रीज हैं, बड़े देश हैं, उनको ये लगता है कि अगर ज्यादा हमने ध्यान नहीं दिया, तुरंत ध्यान नहीं दिया, तो हो सकता है मामला 2008 जैसा हो जाए, तो वो बड़ा मामला मुश्किल हो सकता है। तो अब इस दिशा में तुरंत कदम हुआ है, एक्शन पूरा लिया है, और हो सकता है अगर कुछ और ऐसी चीजें आएंगी तो तुरंत सरकार और सेंट्रल बैंक एक्शन लेंगे। तो मेरा ये मानना है कि इस बार ज्यादा अनुभव है सेंट्रल बैंक के पास और सरकारों के पास, और इसलिए इस तरह के संकट से निपटने के लिए वो जल्दी और तेजी से काम करेंगे। इसलिए मुझे लगता है 2008 जैसा संकट तो हम बचा लेंगे, वैसा तो नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, इक्का दुक्का चीजें आती रहेंगी, ये बात तो तय है। कब कहाँ छोटा मोटा एक्सीडेंट, कहाँ से वो स्केलेटन बाहर निकल कर आए, ये कहना मुश्किल है। इसलिए इसका जवाब नहीं, हम उम्मीद कर सकते कि और ना आए बस बुरी, लेकिन नहीं आएगी ये दावे के साथ कहना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। एक और चीज दीपक मैं जो जोड़ना चाहूंगा यहाँ पर, अब इस तरह के माहौल में ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स बहुत डरे होते हैं। तो ट्रेडर्स के लिए तो राय एकदम साफ है कि आप अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटी को कम रखें, और ओवरनाइट तो बिल्कुल कम रखें। स्पेशली लॉन्ग साइड पर अगर आप हैं तो रिस्क नेचुरली ज्यादा है। जहाँ तक इन्वेस्टर्स का सवाल है, अब दो तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं। एक तो वो सोचते हैं कि भाई और खराब हो रहा है, मैं सब बेच के निकल जाऊं क्या। तो अब आप बेचने के लिए काफी हद तक आप लेट हो चुके हैं।
भले इंडेक्स लेवल पे आपको लगे कि ज्यादा नहीं घटे, 1000-1200 पॉइंट घटे तो बोलता ज्यादा लेट हो गए, लेकिन स्टॉक्स के लिहाज से देखेंगे तो स्टॉक्स तो अपने ऊपरी लेवल से 20-30-40% करेक्ट कर चुके हैं। तो 40% नीचे आप स्टॉक बेच कर कैसे वापस ले पाएंगे, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल काम है। रहा सवाल नए निवेशकों का, उनके लिए दो ही चीजें इस वक्त जरूरी है। पहला, आपको जो भी इन्वेस्टमेंट है आप उसकी क्वालिटी चेक कर लीजिए। आपके पोर्टफोलियो में अच्छे शेयर हैं तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। मार्केट के मूल माहौल के साथ शेयर घटते बढ़ते हैं तो आप आराम से होल्ड करिए। नया पैसा लगाना चाहते हैं तो धीमे धीमे टुकड़ों में अच्छी क्वालिटी के शेयरों में, लार्ज कैप शेयरों में लगाइए, और स्पेशली उन शेयरों में लगाइए जिनका दुनिया भर के बाजारों में दूसरे देशों में एक्सपोजर या बिजनेस कम है। यानी कि भारत पर जो निर्भर है जो बिजनेसेस, उनमें आपको थोड़ा पैसा लगाना चाहिए और धीमे धीमे लगाना चाहिए। ऐसा एक ही बार में हड़बड़ी में सारा पैसा डाल देंगे वापस ये भाव नहीं आएंगे, वैसा नहीं है। और नहीं आए तो कोई बात नहीं, जितना लगा उतने में ही पैसा बन जाए, लेकिन टुकड़ों टुकड़ों में पैसा लगाने की राय है। और एक इंस्टॉलमेंट आपकी कल के पैनिक में जानी चाहिए। अगर आप पैसा लगाना चाहते हैं तो कल अगर आपको समझिए 16,750-800 के आसपास अगर निफ्टी मिलता है तो डेफिनेटली ये वो अच्छा लेवल होगा, यहाँ पर आप एंट्री कर सकते हैं। जी बिल्कुल सर। और आपने कहा कि मुश्किल सवाल मैंने पूछे सर, ये तो चिंताएं हैं, ये तो जज्बात हैं दर्शकों के, जो वो चाहते हैं कि ऐसे हालात में अनिल सिंघवी जी आएं और कम से कम उन्हें एक दिशा दिखाएं। तो जैसा अनिल सर कह रहे हैं कि चिंताएं कब दूर होंगी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अनिल सर की कमेंट्री से, उनके विश्लेषण से एक दिशा जरूर मिली होगी इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर्स को, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। बाकी कल सुबह आप कमेंट्री सर की जरूर सुनिएगा हमेशा की तरह। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। थैंक यू सर। धन्यवाद।